अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। जिस तरह आप सबको पता है हम लोग ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स बना रहे हैं टू कवर द बेसिक्स ऑफ CSS एंड बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आई होप टू acquaint all of you to what is required to do well in the CSS exam and to share my own tips and techniques with all of you. तो अभी तक जो दो वीडियोस हम लोगों ने बनाई उसमें पहली थी हाउ टू गेट स्टार्टेड विद CSS और सेकंड है which books you should read. अब तीसरी जो वीडियो है दिस विल कवर अ टॉपिक दैट आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी एप्रीहेंसिव एंड एंक्शियस अबाउट एंड दैट इज़ द इंग्लिश एसे। अब लेकिन मैं ये कर रहा हूँ जी कि क्योंकि इंग्लिश एसे इटसेल्फ इज़ सच अ ब्रॉड टॉपिक, मैं इस टॉपिक को डिफरेंट वीडियोस में स्प्लिट करूँगा। तो 2-3 वीडियोस में निकालूंगा ऐसे पे जिस पे एक वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक या 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स पे फोकस कर रही होगी। तो जो आज की जो वीडियो है जी दिस विल बी फोकसिंग ऑन द आउटलाइन ऑफ द इंग्लिश एसे एंड हाउ टू मेक द परफेक्ट आउटलाइन and how to develop a very comprehensive outline which minimizes your chances of failure. Before I delve into sort of the nitty-gritties of the essay outline, there's a few things that I wanted to share with you. सबसे पहली बात तो ये है जी कि हम अब इस चैनल को थोड़ा एक्सपैंड करने लगे हैं। मैं एक तो सबसे पहले कह रहा हूँ कि एक मैं फ़ेसबुक पेज बना रहा हूँ जो पिनिकल के नाम से ही होगा, उसके जो लिंक है वो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उसको लाइक कर लें, क्योंकि अब से मैं अपनी वीडियोस जो हैं उसके लिंक्स मैं उस पेज पे शेयर करूँगा। पहले मैं शानज़ा फ़ाइक के पेज पे शेयर कर रहा था, लेकिन आई थिंक बेहतर इसी तरह है कि हम एक अपना अब डेवलप करें और इन कोलैबोरेशन काम करें शानज़ा के साथ। तो वो पेज आप लोग प्लीज़ लाइक कर लेगा, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और सेकंड ये है जी कि अब हम इस चैनल को खाली गाइडेंस वीडियोस के लिए नहीं यूज़ कर रहे। अब हम ये करेंगे कि आई हैव टेकन अ फ्यू पीपल ऑन बोर्ड जो रिटर्न के क्वालिफायर्स हैं जिनने मेरे साथ मेरे बैच में हैं, और हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एक्सप्लेनर वीडियोस बनाएंगे। उसमें ये होगा कि कोई टॉपिक हो सकता है इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का, हिस्ट्री का, और उसके एक इन्फॉर्मेशन चल रही होगी और हमारा वॉइस ओवर होगा। तो हम आपसे शेयर कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक का एनालिसिस, हमारी ओपिनियन उस पर, उसको कैसे CSS के पर्सपेक्टिव से लेना है। तो एक हम इसको इस सेंस से एक्सपैंड करेंगे कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट and brought you out of altruism. तो वो इंशाल्लाह look out for that. I think that'll be something that's very exciting and that's something that I'm very excited about. तो उसमें जो मेरे अपने interests हैं न्यू लिबरलिज्म, ओरिएंटलिज्म, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, उस पर भी मैं एक्सप्लेनर वीडियोस बनाया करूँगा और आपसे इंशाल्लाह शेयर किया करूँगा। तो stay on the lookout both on YouTube and on that Facebook page जो आप रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग प्लीज़ लाइक कर लें, और हम इस तरह सारा आपको लेके चलेंगे। And my aim is to provide as much information to you as possible so that you don't have to pay hefty amounts for different sources या कुछ इस तरह की आपको करने की ज़रूरत ना पड़े। Now जी, jumping into the CSS essay. Before I go into the outline, I think एक तो मैं आपको generally CSS essay के बारे में बता दूँ। तो जो CSS essay होता है जी वो आपका पहला एग्ज़ाम होता है, 3 hours का एग्ज़ाम होता है, और आपको एक ऐसे लिखना होता है बिटवीन 2500 to 3000 वर्ड्स, इंग्लिश में होता है नेचुरली। और इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं ऐसे के, एक आपकी आउटलाइन होती है और एक ऐसे इटसेल्फ होता है। ठीक है जी, तो इन दोनों चीज़ों को आपने बनाना होता है, लिखना होता है, और इन दोनों चीज़ों पे आप ग्रेडेड होते हैं और मार्क्ड होते हैं। एक आपकी आउटलाइन हो गई और एक ऐसे की बॉडी इटसेल्फ हो गई। ठीक है जी, अब जैसा आप मेजॉरिटी लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं CSS में वो एसे में फ़ेल होते हैं, एसे और प्रेसी में। यूजुअली इनका जो फेलियर रेट होता है वो 97 to 98% फेल होता है। तो प्रेसी तो हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में जाके बात करेंगे, लेकिन एसे में इतने ज़्यादा लोग क्यों फ़ेल होते हैं? एंड आई थिंक जी इसकी 2 मेजर रीज़न्स हैं। एक तो है ही कि लोगों की ग्रामर या लैंग्वेज वीक होती है थोड़ी, लेकिन आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि लोग टॉपिक को नहीं समझ पाते। अक्सर जो CSS essay के टॉपिक्स होते हैं बड़े ट्रिकी होते हैं। आपको 10 टॉपिक्स गिवन होंगे, उसमें से आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। तो जो टॉपिक होता है ना वो लोग नहीं समझ पाते। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टॉपिक 2018 में आया था, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। तो अब इस टॉपिक का जो मतलब है वो ये है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, what are the hopeful signs for it and what are the challenges that exist in implementing or promulgating democracy in Pakistan. मेरे एक कॉलीग हैं, उन्होंने इसको इस तरह कंस्ट्रू कर लिया कि उनको लगा कि होप्स का मतलब है कि डेमोक्रेसी से आप क्या होप्स लगा सकते हो, कि डेमोक्रेसी के प्लस पॉइंट्स क्या है। तो देखिए उन्होंने टॉपिक को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, उसके मुताबिक आउटलाइन डेवलप करना, उस आउटलाइन के मुताबिक अपनी बॉडी बनाना, सेंटेंस ऐसे को स्ट्रक्चर करना, अपनी आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करना और कंक्लूड करना। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे आउटलाइन बनाने पे और टॉपिक को अंडरस्टैंड करने पे।
बिफोर दैट मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा मैंने कहा आउटलाइन के दो कंपोनेंट्स, एसे के दो कंपोनेंट्स होते हैं, आउटलाइन होती है, बॉडी होती है। रफली मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा ना, वर्ड लेंथ कितनी हो, पेज लिमिट कितनी हो, मैंने खुद अपने ऐसे जी 17 पेजेस का लिखा था, लेकिन आई थिंक एनी वेयर बिटवीन 14 to 18-19 पेजेस इज़ गुड। कोशिश करें 13-14 पेजेस से कम ना जाएँ, 12 तक भी ठीक है, लेकिन 12 से कम मैं रिकमेंड करूँगा ना जाएँ। लोग हैं, मैं लोगों को जानता हूँ जिनके 8-9 पेजेस पे पास हुए, बट दैट्स अ रिस्क। कोशिश करें 12-13 हर हाल में क्रॉस कर लें, और अगर आपको 16-17 को टच कर जाता है टोटल ऐसे कंप्लीट ऐसे, दैट इज़ एक्सेलेंट। आउटलाइन इटसेल्फ जो होती है वो 2 पेजेस की कोशिश करें बनाएं, 1 पेज से कम ना करें, 2 पेजेस से बढ़ाएं मत। तो बिटवीन 1 and 2 पेजेस की आपकी आउटलाइन हो गई, 14 to 15 पेजेस का आपका एस्से हो गया। इतनी लेंथ इसको रखें। और इसके साथ साथ जी एक और चीज़ का जो आपने ध्यान रखना है वो यही रखना है, टाइम लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो इससे जब आप लिख रहे होंगे टाइम कंस्ट्रेंट आपको फील होगा, उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। वो प्रैक्टिस से ही आपका होगा। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जी, जो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो ये है कि CSS एस्से की बॉडी में कोई हेडिंग्स नहीं आएंगी। मसलन आप ये नहीं करेंगे कि जब एक बार आपने आउटलाइन बना ली तो आप इंट्रोडक्शन लिखी, फिर इंट्रोडक्शन नीचे लिखी, फिर बॉडी की कोई और हेडिंग दी, ये नहीं होगा। हेडिंग सिर्फ आउटलाइन में आएंगी, ऐसे बॉडी में कोई हेडिंग्स नहीं आएगी, ये बात आपने याद रखनी है। हाँ, कोटेशंस आ सकती हैं, आप आयात लिख सकते हैं, आप हदीस लिख सकते हैं, उनके लिए एक लाइन छोड़ के कोटेशन में डाल दें अपनी जो कोटेशन है, और फिर दोबारा कंटिन्यू कर लें। मैंने तो डिफरेंट कलर का पेन भी नहीं यूज़ किया था अपने हिस्से में, सेम ब्लू पेन से बनाया था और यूँ चलता गया था, ठीक है जी। तो बॉडी में नो हेडिंग्स, आउटलाइन में हेडिंग्स देनी है आपने। आउटलाइन जो है ना जी, वो एक पूरा बेसिकली आउटलाइन क्या है, आउटलाइन इज़ अ स्नैपशॉट और अ समरी ऑफ योर इंटायर एस्से। अगर कोई बंदा आपकी आउटलाइन खोले, वो 2 पेजेस पढ़े, तो उसको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि आपके पूरे एस्से में क्या बात हो रही है, आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आपकी मेजर आर्ग्यूमेंट क्या है, व्हाट आर द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट, व्हाट आर द पॉइंट्स अगेंस्ट दैट आर्ग्यूमेंट, हाउ डू यू रिकंसाइल द टू, हाउ डू यू गिव द वे फॉरवर्ड, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। ये सारी चीज़ें आपकी आउटलाइन में होनी चाहिए, और आउटलाइन इसी वजह से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो। तो अगर फ़र्ज़ करें आप किसी चीज़ के कॉजेज़ दे रहे हैं अपनी आउटलाइन में, हम अभी स्ट्रक्चर पे आएंगे आउटलाइन के, लेकिन मैं आपको एक जनरल जिस्ट दे दूँ। अगर ऐसा एक आपकी आउटलाइन में हेडिंग आ गई, कॉजेज़ ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, नीचे 4-5 पॉइंट्स दे दें, सही है जी, ताकि जो रीडर है उसको पता लग जाए कि इसको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है। सारी कॉजेज़ इसने लिख दी और इसने कोशिश की कि कोई टॉपिक या कॉज मिस ना हो जाए। समझ आ रही है जी। तो आउटलाइन में हेडिंग्स दें, हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग्स दें, पॉइंट्स दें। 1 आप लिख दें, लेट्स से कॉजेज़ ऑफ जो भी हमने टॉपिक दिया है, कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, नीचे 1A कर दें, या खाली A लिख दें, B लिख दें, C लिख दें, D लिख दें। फिर 2 आ जाएँ, द वे फॉरवर्ड ऑन टेररिज्म। इस तरह की ना आपकी हेडिंग्स एक आउटलाइन की शेप आ जाती है। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से सैम्पल आउटलाइंस भी शेयर करूँगा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप लोगों के लिए, वहाँ से आप उसका स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है जी। तो अब आउटलाइन क्या है, जैसा मैंने कहा, इट इज़ अ जिस्ट और अ स्नैपशॉट ऑफ योर इंटायर एस्से। अब सिंस इट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ योर इंटायर एस्से, एंड it's meant to encapsulate everything that you're supposed to say in the essay, hence it's supposed to be a very complete document, ठीक है। वो 2 पेज जैसा मैंने कहा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और स्ट्रक्चर जी देखें, जो आउटलाइन का है ना, वो ही एस्से का होना चाहिए। अगर आपकी आउटलाइन में पहले कॉजेज़ आ रही हैं, तो आपकी एस्से की बॉडी में भी पहले कॉजेज़ आनी चाहिए। अगर आपकी आउटलाइन में कॉजेज़ के बाद वे फॉरवर्ड आ रहा है, तो आपकी बॉडी में भी वे फॉरवर्ड आना चाहिए। इस तरह एक आउटलाइन का स्ट्रक्चर बिल्ड होता रहेगा। अब आउटलाइन में सबसे पहले क्या हम हेडिंग देते हैं, आपकी किस चीज़ से एस्से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन से। तो आपकी आउटलाइन की पहली हेडिंग कौन सी होगी, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन को आपने कैसे लिखना है, ऊपर आपने इंट्रोडक्शन हेडिंग दे दी, इसको बेशक ब्लैक मार्कर से लिख लें, नीचे ब्लू पेन से ना पैराग्राफ फॉर्म में आपने लिखना है 2 से 3 लाइनों में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका नहीं आना चाहिए आउटलाइन में। और मैं तो इवन पैराग्राफ फॉर्म इस तरह लिखता था कि एक सेंटेंस लिखा, सेमीकोलन से सेपरेट किया, दूसरा सेंटेंस लिखा, सेमीकोलन से सेपरेट किया, तीसरा सेंटेंस लिख दिया और कंप्लीट हो गया। ये मेरी आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की स्नैपशॉट आ गई, ठीक है जी। अब सेकंड क्या चीज़ आनी है, देखें, जब आप एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी मुझे अब बात करें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे, तो आप कैसे शुरू करेंगे कॉन्वर्सेशन। पहले आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को डिफ़ाइन करेंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे, इज़ दैट राइट, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह ही हर आपने एस्से में कोशिश करनी है कि जो टॉपिक है उसको इंट्रोडक्शन के बाद जो अगली हेडिंग है वो डिफ़ाइनिंग लिखते हैं, डिफ़ाइनिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो 2018 में मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया था ना, एंड आई हैड 61 इन माय एसे,
तो उसमें जो मैंने अटैम्प्ट किया था ना जी, वो था रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स एंड नॉट जस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा अगर आप ये वीडियो देखें तो इसको लिख लें टॉपिक को, रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स। ठीक है जी, तो अब ये टॉपिक है। अब सबसे पहले आपने पता है क्या करना है, इवन आउटलाइन बनाने से भी पहले, और यहाँ पे वो बात आ जाती है जो लोग टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आपने इस टॉपिक के ना मेन पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स हैं ना, उनको हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है हर टॉपिक को। जिससे हम देखें ये टॉपिक है, रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स। इसमें की पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, रियल डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स, नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स। ये कीवर्ड्स आपने किसी रफ पेज पर लिख लेने हैं। आपकी जो इंटायर आउटलाइन है ना, वो इन तीनों की पॉइंट्स के इर्द गिर्द होवर करनी चाहिए। अगर इनमें से की पॉइंट में से आपने एक भी चीज़ मिस कर दी ना, तो यू विल बी पीनलाइज्ड। सही है, तो सबसे पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। देखें टॉपिक आपसे मांग क्या रहा है, टेररिज्म इन पाकिस्तान कोलन अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड और नॉट। अब इसके कीवर्ड सिंपल हैं, टेररिज्म इन पाकिस्तान, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड। अब आपने अपनी पूरी आउटलाइन इसके इर्द गिर्द बनानी है। टेररिज्म इन पाकिस्तान को एक्सप्लेन करना है, उसकी कॉजेज़, सॉल्यूशंस, हिस्ट्री, और इज़ इट अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड और नॉट। ये आप करेंगे, आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी, 360 डिग्री एनालिसिस हो जाएगा, हर एंगल से आपने इसको अप्रोच किया होगा और कोई आपको पेनलाइज नहीं कर सकेगा। ठीक है जी, तो अब दोबारा हम आउटलाइन के स्ट्रक्चर पे आते हैं, और टॉपिक मैंने आप लोगों को क्या बताया, रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स। इसको प्लीज़ आप लोग कहीं लिख लें, इसके तीनों कीवर्ड्स लिख लें, रियल डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स, नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स। ठीक है जी, अब आए, हमने इंट्रोडक्शन का हेडिंग दे दिया आउटलाइन में। सेकेंड हेडिंग क्या होनी चाहिए, जब भी आपने किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, आप क्या करते हो, डेफिनेशन। सॉरी, एक्सक्यूज मी, डेफिनेशन के बगैर तो बात ही नहीं बन सकती ना। आप यू कांट मूव ऑन टू एन एनालिसिस अनलेस यू डिफाइन और ले द ग्राउंड वर्क। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या डालेंगे, डिफाइनिंग डेवलपमेंट। यह आपकी सेकंड हेडिंग हो जाएगी। तो जैसा मैं था, मैंने अपनी डिफाइनिंग डेवलपमेंट में कोई जो मेरी बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है, तो मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस दे दी थी, टडारो की दे दी थी, अमर्त्य सेन की डेफिनेशन दे दी थी। तो कोई भी आपका टॉपिक हो, उसमें आपने डिफ़ाइन कर देना। सही है, सेकंड आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, डिफाइनिंग डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन देखें अक्सर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन अगर टॉपिक आ जाता है क्राइसिस ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब देखें एजुकेशन इतना एक बज़वर्ड सा है कि सबको पता है व्हाट इट मीन्स। अगर आप एजुकेशन बताने लगेंगे तो वो एक रिडंडेंसी एक्सरसाइज लगेगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड हेडिंग आपने क्या देनी है, अ स्नैपशॉट और अ पिक्चर ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये आपकी सेकंड हेडिंग आ जाएगी, और इसमें आपने क्या करना है, एजुकेशन इन पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स दे देने हैं, डेटा दे देने हैं, कुछ इस तरह कर देना है। ठीक है, लेकिन एक ना ग्राउंड वर्क दें, एक प्लेटफॉर्म दें। लेकिन जब भी आप एनालिसिस देंगे, मैं आपको कहता हूँ मुझे यूएस कोल्ड वॉर पे एनालिसिस दें, यूएस रशिया कोल्ड वॉर। पहले आप मुझे बताएंगे कोल्ड वॉर है क्या, मेजर प्लेयर्स क्या थे, तब आप मुझे एनालिसिस देंगे ना कि भाई ये कोल्ड वॉर थी, इसके ये प्लेयर्स थे, इस वजह से हुई थी, और इसका ये एनालिसिस है। आपने अज्यूम ये करना है कि जो आपका रीडर है एस्से का, जो आपका एग्जामिनर है, उसको कुछ उस टॉपिक का नहीं पता। हर चीज़ आपने उसको बता के देनी है। अगर आपने अज्यूम किया कि उसकी कोई प्रायर नॉलेज है, तो वो चीज़ आप फिर अपनी आउटलाइन में नहीं लिखेंगे और आपके वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए अज्यूम आप ऐसे करें कि आप एक ले पर्सन से बात करें अपने एस्से में, इसलिए उसके लिए हर चीज़ डिफ़ाइन कर दें। समझ आ गई आपको? तो जैसा मैंने कहा, पहले आपकी क्या चीज़ होगी, इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़ आपकी होगी डिफाइनिंग डेवलपमेंट। ठीक है जी, अब देखें पहला हमने टॉपिक चीज़ को हल्का पुटका टच कर लिया, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। ठीक है जी, तीसरी हमारी चीज़, सेकंड हमारा कीवर्ड अब क्या हो जाए जी, शायद आप लोगों ने थोड़ी इंटरप्शन सी नोटिस की हो, द कैमरा क्रैश। तो जिस तरह मैं कह रहा था जी कि हमने जब ग्राउंड वर्क ले कर दिया, तो हमने फिर जाके एनालिसिस देना शुरू करना होता है अपने हिस्से में। तो अभी तक हमारी इंट्रोडक्शन हो गई, सेकंड हमारी हेडिंग होगी डिफाइनिंग डेवलपमेंट। अब देखिए डेवलपमेंट हमने हल्का फुल्का टच अपॉन कर लिया अपने पहले कीवर्ड पे। तो अगर आपने जो पेज रखा हुआ है जिस पे आपने ये टॉपिक लिखा हुआ है, आप देखेंगे सेकंड कीवर्ड क्या है, जो था ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स, और तीसरा क्या है, इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स। तो अब हम इनमें से किसी एक कीवर्ड को एड्रेस करते हैं। तो जो मैंने अपने ऐसे में किया था वो ये किया था कि डिफाइनिंग डेवलपमेंट के बाद मैंने जो अगली हेडिंग दे दी थी, वो दे दी थी द करंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड एन ऑब्सेशन विद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। देखिए मैंने अपनी जो आउटलाइन की हेडिंग है उसमें एक और कीवर्ड को एड्रेस कर दिया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और अब मैं ये बता रहा हूँ कि आजकल के ज़माने में कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक इंडिकेटर से ऑब्सेशन बन चुकी है, जीडीपी से, जीएनपी से, पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स से एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो इस तरह आप सेकंड कीवर्ड को भी एड्रेस कर रहे हैं।
सही है। और फिर इसके बाद जो मैंने अगली हेडिंग दी वो ये दी, वाई इज़ दिस ऑब्सेशन विद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डेंजरस। तो अब देखिए मैं थोड़ा वाई पार्ट पे आ गया। जैसा मैंने कहा ना, एक 360 एनालिसिस हमने अपनी आउटलाइन में देना है, एक 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव मैं क्या कहूँ एनालिसिस आर्ग्यूमेंट बिल्ड करनी है आपने अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो पहले हमने क्या किया, हमने डेफिनेशन दे दी, दूसरी हमने अपना जो कीवर्ड था इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स उसको टच अपॉन कर लिया, तीसरी हमने बता दिया कि ये जो इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स हैं ये डेंजरस क्यों है। तो देखें किसी हद तक हमारे दो जो कीवर्ड्स हैं वो ऑलरेडी एड्रेस हो चुके हैं। अगली जो मैंने हेडिंग अपनी आउटलाइन में दी वो मैंने दी, व्हाट डज़ रियल डेवलपमेंट लुक लाइक। अब मैं जो इनिशियल पहला कीवर्ड था रियल डेवलपमेंट उसको पकड़ लिया। अब देखिए मैंने रियल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में भी डिफ्रेंशिएट किया। इस तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक सा मैं एक अपना एसे बना रहा हूँ। व्हाट डज़ रियल डेवलपमेंट लुक लाइक में फिर मैंने बताया कि किस तरह इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स से हमने हटना है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, और व्हाट डज़ रियल डेवलपमेंट लुक लाइक विच इज़ इक्वालिटी, जेंडर, माइनॉरिटीज़, ये सारी बातें। ठीक है जी। अगली जो मेरी हेडिंग आ गई थी, अब देखिए हमारे दो कीवर्ड्स एड्रेस हो गए हैं, इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स और रियल डेवलपमेंट। एक हमारा कीवर्ड रह गया विच इज़ ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स। जो अगली मेरी हेडिंग थी वो ये थी, हाउ डज़ रियल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स। तो अब देखिए मैंने तीनों कीवर्ड्स को हर एंगल से एड्रेस करना शुरू कर दिया। इस पार्ट ऑफ द आउटलाइन में मैंने बताया कि रियल डेवलपमेंट किस तरह लोगों की वेलबींग को इम्प्रूव करती है, हेल्थ पे फोकस करती है, एजुकेशन हो गई, हाउसिंग हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, सोशल इंक्लूजन होती है, टॉलरेंस बढ़ाती है, जो भी सारी बातें आप लिखना चाहें यूँ आपकी हो गई। और फाइनली मैंने आखिरी की, हाउ टू अचीव रियल डेवलपमेंट टुडे। ये हो गया वे फॉरवर्ड या सोल्यूशंस आप कह लें। ठीक है जी। और फाइनली आपकी जो आउटलाइन का लास्ट हेडिंग होती है वो होती है कंक्लूजन। तो इस तरह देखिए मैंने आपको एक सैम्पल आउटलाइन बना के दी है जो मैंने ख़ुद यूज़ की थी अपने एग्ज़ाम में, कि किस तरह मैंने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए, तीनों कीवर्ड्स को अपने आउटलाइन में डिफ़ाइन किया, वे फॉरवर्ड भी दिया, इंट्रोडक्शन भी दी, कंक्लूजन भी दी। तो अब आप देख होंगे एक स्ट्रक्चर बनना शुरू कर रहे हैं हमारी आउटलाइन का। शुरू किससे होता है, इंट्रोडक्शन से। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन। उसमें क्या आ जाता है, या टॉपिक को डिफ़ाइन करो, जिस तरह डेवलपमेंट है, अगर कोई जनरल टॉपिक है जैसे एजुकेशन है तो उसमें एक स्नैपशॉट या डिस्क्रिप्शन दे दो ऑफ एजुकेशन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, या जो भी टॉपिक है। टेररिज्म इन पाकिस्तान है फॉर इंस्टेंस, तो टेररिज्म के डिफरेंट टाइप्स आप बता दें, टेररिज्म के फिगर्स दे दें, ये सारी चीज़ें बता दें। और लास्ट आपकी हेडिंग होती है कंक्लूजन। सही, ये दो तीन चीज़ें हैं। अब जब साथ साथ ये बातें हैं ना कि जो एक दो बातें याद करने वाली हैं कि 360 डिग्री एनालिसिस होना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, इस तरह और भी कुछ बातें आपकी आउटलाइन में ज़रूर होनी चाहिए। और वो क्या है, उसके लिए हम एक और टॉपिक एग्जांपल लेते हैं। टॉपिक फ़र्ज़ करें है टेररिज्म इन पाकिस्तान, अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड और नॉट, क्वेश्चन मार्क। अब आए हम इसके, ये भी प्लीज़ आप लोग लिख लें। अब इसकी कीवर्ड्स क्या हैं, टेररिज्म, पाकिस्तान, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। अब ये तीनों चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है। और देखिए यहाँ पे फिर कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। यू कैन नॉट टॉक अबाउट ग्लोबल टेररिज्म, you cannot talk about terrorism in South Asia. It has to be a Pakistan specific essay. नहीं होगा penalize हो जाएंगे। पाकिस्तान पे फोकस नहीं करेंगे penalize हो जाएंगे, ग्लोबली फोकस करेंगे penalize हो जाएंगे, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मिस कर देंगे penalize हो जाएंगे। तीनों चीज़ों को आपने फोकस करना है। ठीक है जी। एक्सक्यूज़ मी। तो अब IMS की आउटलाइन बनाते हैं। पहली चीज़ क्या हो गई, इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़, अब देखें टेररिज्म का सबको पता है, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप कह दें टेररिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू। उसमें आप बता दें टाइप्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान क्या है, रिलीजियस है, प्रोविंशियल टेररिज्म है, लिंग्विस्टिक टेररिज्म है, एथनिक टेररिज्म है। ये 3-4 आप लिखते हैं। सही। अब देखें कितना आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव और एनालिटिकल लगेगा। जो आपका रीडर पढ़ेगा वो कहेगा गुड यार, इसने तो मुझे बता दी कि पाकिस्तान में एथनिक टेररिज्म भी होती है, रिलीजियस टेररिज्म भी होती है, लिंग्विस्टिक टेररिज्म भी है, प्रोविंशियल टेररिज्म भी है, जो कुछ माइनॉरिटी प्रोविंसेस में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो जैसा आपको पता है, आप लोग फॉलो करते हैं न्यूज़, तो उस तरह हमने हर एंगल से टेररिज्म इन पाकिस्तान को कवर कर लिया। ठीक है जी। तो अब इंट्रोडक्शन हो गई, दूसरी चीज़ हो गई टेररिज्म इन पाकिस्तान, हम अपने कीवर्ड्स को एड्रेस करना शुरू कर दिया। अब तीसरी चीज़ जब हमने सेकंड चीज़ हमने बताई दी कि टेररिज्म इन पाकिस्तान इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, तीसरी हमारी हेडिंग होनी चाहिए कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इस तरह की टॉपिक होगा जिसमें वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें एक्सप्लेनेशन दें, कॉजेज़ दें, और आप कॉजेज़ नहीं देंगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू।
मसलन अगर टॉपिक है क्राइसिस ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड यू डोंट टॉक अबाउट व्हाई देयर इज़ अ क्राइसिस इन हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, अगेन यू विल बी पेनलाइज्ड। देखें जी, एग्जामिनर को मौका मत दें मार्क्स काटने का, उसने आंखें बंद करके आपके मार्क्स काट लेने हैं। इसलिए हर एक चीज़ को अपनी आउटलाइन में कवर करें। जिस तरह मैंने कहा, एग्जामिनर आपके 2 पेजेस पढ़े, आउटलाइन को कहे वाह भाई इसने तो वही बातें की जो मैं सुनना चाह रहा था, सुनना चाह रही थी, पास करो इसको। अगर आपका टॉपिक आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आउटलाइन बना ली, ट्रस्ट में 60% ऑफ द वे इज़ कवर्ड। अगर उसको लगता है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट अच्छी बनाई है, टॉपिक समझ लिए, आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बनाई है, अनलेस आपकी लैंग्वेज अल्लाह ना करे बहुत ही बुरी है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको फेल नहीं होने देगी। ठीक है, इसलिए टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। और किस तरह अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें? जिस तरह मैंने कहा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। और कीवर्ड्स एक तो आपने बना लिए, फिर आउटलाइन पे जान मारें जी। आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव, बस एक मेरे लफ्ज़ याद रख लें, 360 डिग्री होलिस्टिक एनालिसिस, एब्सोल्युटली एसेंशियल। ठीक है जी, तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, टेररिज्म इन पाकिस्तान अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड और नॉट। पहले इंट्रोडक्शन हो गई, अ स्नैपशॉट ऑफ टेररिज्म हो गया, तीसरी हमने कॉजेज़ भी बता दी। अब आप देखिए हम किस तरह हर एंगल से ना टॉपिक को अप्रोच कर रहे हैं। अब नाउ लेट्स गेट टू द मेन थिंग विच इज़ इट अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड और नॉट। और देखिए जी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, जहाँ से आपसे सवाल पूछा गया होगा, आपने उसकी दोनों साइड्स डिस्कस करें। आप खाली ये नहीं कह सकते कि इट इज़ अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड, आप खाली ये नहीं कह सकते कि इट इज़ नॉट अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड, आपने दोनों साइड्स डिस्कस करें। ठीक है, तो अब देखें, पहली हमारी हेडिंग क्या होगी? इंट्रोडक्शन। सेकेंड हेडिंग क्या होगी? अ स्नैपशॉट ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान और द टाइप्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। तीसरी क्या चीज़ होगी? कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। फोर्थ कम स्ट्रेट टू द टॉपिक विच इज़ टेररिज्म इन पाकिस्तान अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड क्वेश्चन मार्क। इसके नीचे अपनी आर्ग्यूमेंट्स थे कि वाई यू थिंक टेररिज्म इन पाकिस्तान इज़ अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड। उसमें आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी आ सकती है, हमारी इस्लामाइजेशन पॉलिसीज़ आ सकती हैं, हमारी जो लिंग्विस्टिक पॉलिसीज़ रही हैं सिंस द 1950s, हमारी हाईली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ पावर है, वो रीज़न हो सकता है। ये सारी आर्ग्यूमेंट्स इसमें आ जानी चाहिए। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, इसके नीचे कम से कम 5 हेडिंग्स दें। ठीक है जी, कि देखिए जी, वो 5 हेडिंग्स देंगे, फिर उनको आप बॉडी में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये क्रक्स है ना आपके हिस्से का, इसमें मीट होना चाहिए सारे आपके हिस्से का, कि जी मेरे ख्याल से इन रीजंस की वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म इज़ अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड। ये आपकी हेडिंग जब हो गई, इसके नीचे सब हेडिंग्स होगी। अब आप काउंटर आर्ग्यूमेंट पे आ जाएं। अगली आपकी हेडिंग हो जाएगी, पाकिस्तान अ विक्टिम ऑफ ईवल और मिलिशियस फोर्सेस क्वेश्चन मार्क। और इसके नीचे आप आर्ग्यूमेंट्स दें वाई टेररिज्म इज़ नॉट अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड इन पाकिस्तान। उसमें आप अफ़गान वॉर बता सकते हैं, इंडिया के परनिशियस मिलिशियस इंटेंट बता सकते हैं, कश्मीर क्राइसिस बोल सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, ईरान सऊदी प्रॉक्सी वॉर की बात कर सकते हैं। तो आप इसमें आर्ग्यू करेंगे कि नहीं, पाकिस्तान वाज अ विक्टिम ऑफ सर्टेन फोर्सेस और सर्टेन पावर्स एट प्ले दैट लेड टू द राइज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। समझ आई? तो ये चीज़ देखें, अब किस तरह हमारा दोबारा एक 360 डिग्री एनालिसिस आ रहा है और एक आउटलाइन की स्ट्रक्चर बिल्ड हो रही है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज़, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, दोनों आर्ग्यूमेंट्स देने हैं जी, एक साइड भूल नहीं जानी। ठीक है, लेट्स से आप एक आर्ग्यूमेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हैं, लेकिन देखें यू आर struggling to become a civil servant, and a civil servant is supposed to be objective and analytical, so you can't have a singular opinion. Okay, you have to first analyze both things and then give your opinion. तो पहले आर्ग्यूमेंट 1 को पढ़ें जी, फिर आर्ग्यूमेंट 2 को असेस करें और फिर अपनी ओपिनियन दें। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बन गया? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, और अब अगली हेडिंग क्या होगी? योर थीसिस स्टेटमेंट। जब आपने दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज कर लिया, तो अब रीडर को ये भी तो पता चले कि आप किस आर्ग्यूमेंट के साथ अलाइन करते हैं, राइट? ऐसे तो नहीं हमने हवा में नहीं छोड़ देना। देखिए, इनकन्क्लूसिव कभी नहीं रहना है एस्से में। इट शुड बी वेरी एविडेंट वेयर योर लॉयल्टीज लाई, नेवर रिमेन ऑन द फेंस। ठीक है, बहुत रेडिकल कोई ओपिनियन नहीं लेनी। मसलन अगर कोई आपसे ऐसे आ जाता है एजुकेशन इज़ वर्थलेस, तो आप ये नहीं कह सकते कि येस एजुकेशन इज़ वर्थलेस। आप एक मीडियम वे ढूंढेंगे, आप कहेंगे एजुकेशन इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, बट परहैप्स द मॉडर्न फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब अगर टॉपिक है इस टेररिज्म इन पाकिस्तान सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड और नॉट, आपको एक साइड की लेनी पड़ेगी। मसलन अगर मैं होता, मैं ये कहता कि अ लॉट ऑफ ग्लोबल फोर्सेस पुश्ड पाकिस्तान टुवर्ड्स टेररिज्म और लेड टू द राइज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। हाउएवर, Pakistan did not deal with these really well, and its own flawed policies in the past led to terrorism emerging, and hence it can be argued that terrorism is a self-inflicted wound. ठीक है, तो थोड़ा देखिए मिडिल ग्राउंड सा लिया, लेकिन मैंने एक आर्ग्यूमेंट अपनी क्लियर बता दी कि मुझे लगता है लार्जली इट वाज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड।
ठीक है, ये मेरी ओपिनियन हो सकती है, किसी की भी ओपिनियन हो सकती है, आप यू कुड डिसएग्री विद दिस, यू कुड एग्री विद दिस, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने अपनी आर्गूमेंट क्लियर कर देनी है। तो फॉर इंस्टेंस मेरे और ये आउटलाइन में भी लिखनी है, जैसा मैंने कहा आपने अपनी आउटलाइन की एक स्नैपशॉट हो ना, जो आपकी आउटलाइन पढ़ ले उसको पता हो आप क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अपनी आप थीसिस स्टेटमेंट या आउटलाइन में नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा आपकी क्या ओपिनियंस है, ठीक है जी। क्योंकि आप याद रखें एग्जामिनर सिर्फ 2 से 3 चीज़ें पढ़ते हैं आपके ऐसे में, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बाकी ऐसे को स्किम थ्रू करता है। अगर इन तीनों चीज़ों में आपकी थीसिस स्टेटमेंट नहीं आई ना, या मेजर पॉइंट्स नहीं लिखे आपने, तो यू विल बी पेनलाइज्ड और यू विल लूज़ अ वेरी गुड चांस टू कन्विंस द रीडर और द एग्जामिनर। समझ रहे हैं जी। तो अब देखिए अब हमारी आउटलाइन का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, causes of terrorism, argument 1 it is a self-inflicted wound, argument 2 it is not a self-inflicted wound। अगली मेरी हेडिंग आ जाएगी, उसको मैं लिख सकता हूँ डिस्कशन, एनालिसिस, ओपिनियन, कोई भी हेडिंग दे दें, कोलन डालें। ड्यू टू पाकिस्तान्स पुअर और फ्लॉड पॉलिसीज इन द पास्ट इट कैन बी आर्ग्यूड दैट टेररिज्म इज़ अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वॉन्ड। लेकिन मैं इसके नीचे ये भी लिख दूंगा कि काफ़ी ग्लोबल फोर्सेस भी ऐसी थी जिन्हें प्रोपेल किया टेररिज्म को इन पाकिस्तान। लेकिन देखिए मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट क्लियरली बता दी अपनी आउटलाइन में। तो जो हमारी अगली हेडिंग होगी वो क्या हो गई, आपका थीसिस स्टेटमेंट आप कह लें उसे, या डिस्कशन कह लें, जिसमें आपने दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करने के बाद अपनी ओपिनियन दे दी। यू शोड विच आर्ग्यूमेंट यू बिलीव इन। लेकिन जिस तरह मैंने कहा दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपने पहले देनी है और फिर अपनी ओपिनियन देनी है, ठीक हो गया जी। अब आपने एक दफ़ा अपनी ओपिनियन दे दी, आपने इस्टेब्लिश कर लिया कि भाई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है, लेकिन ये भी कॉजेज़ थी, ये कॉजेज़ थी, ये कॉजेज़ हैं टेररिज्म की, ये डिफरेंट टाइप्स हैं टेररिज्म की। अब जब आपने अपनी अपनी ओपिनियन दे दी, अगली हेडिंग क्या होगी, सॉल्यूशंस और द वे फॉरवर्ड, रिमूविंग द स्काउर्ज ऑफ टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे आपने सॉल्यूशंस बतानी है, आपने वे फॉरवर्ड बतानी है। उसमें NAP की बात करें, नेक्टा की बात करें, रिलीजियस कंसोलिडेशन की बात करें, डीमिलिटराइजेशन की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, जो जो बातें दिमाग में आती हैं, एजुकेशन, सॉफ्ट पॉलिसीज़, एंटी टेररिज्म, एंटी एक्सट्रीमिज़म पॉलिसीज़, ये आपकी सॉल्यूशंस आ जाए। सॉल्यूशंस दे के कंक्लूजन दें। कंक्लूजन जिस तरह इंट्रोडक्शन हमने लिखी थी ना पैराग्राफ फॉर्म में, एक लाइन सेमीकोलन, दूसरी लाइन सेमीकोलन, तीसरी लाइन सेमीकोलन, उस तरह आपकी कंक्लूजन आ जाए और ये आपकी आउटलाइन होगी जी। दैट इज़ इट। हर आपका ऐसे जो है ना वो इस तरह की आउटलाइन पर डेवलप हो जाएगा। याद रखें, मैं बार बार कहता हूँ, CSS इज़ अ टेस्ट ऑफ टेक्निक। ये जो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया, ये आउटलाइन बनाने की टेक्निक है, ठीक है जी। और यही जो फार्मूला है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, कॉजेज़, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, कीवर्ड्स, वे अपनी मेजर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये हर टॉपिक पे लग जाएगा। कोई भी आप टॉपिक ले लें। एक और 2018 का टॉपिक था, बिवेयर द बैरनेस ऑफ अ बिजी लाइफ। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ अ बिजी लाइफ, व्हाई डू पीपल हैव बिजी लाइव्स टुडे, ठीक है जी। इज़ अ बिजी लाइफ ऑलवेज बैड, आर्ग्यूमेंट 1 नहीं, आर्ग्यूमेंट 1 हो जाएगी कि अ बिजी लाइफ इज़ ऑलवेज बैरन। आर्ग्यूमेंट 2 हो जाएगी नो, अ बिजी लाइफ इज़ गुड बिकॉज एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तीसरी आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी, जो भी आपकी मेन आर्ग्यूमेंट होगी, कि येस अ बिजी लाइफ लीड्स टू बैरननेस। फिर आपकी हो जाएगी वे फॉरवर्ड, हाउ टू डेवलप द परफेक्ट नेक्सस बिटवीन कीपिंग योरसेल्फ बिजी एंड अवॉइडिंग बैरननेस। ये आपकी वे फॉरवर्ड आ जाएगी, कंक्लूजन आ जाएगी। तो आप देखें हर टॉपिक पे, कोई भी आप टॉपिक ले लें, जो भी हो पास्ट पेपर से या जो भी है, उस पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन, कॉजेज़, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, योर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जिसको हम डिस्कशन सेक्शन कह लेते हैं, थीसिस स्टेटमेंट कह लेते हैं, जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करने के बाद आनी चाहिए, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, बाकी सबको नीचे नीचे पॉइंटर्स दें, और जितने ज़्यादा पॉइंटर्स देंगे उतना बेहतर होगा। तो ये जी आपकी आउटलाइन है। किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करें। मैं ये करता था जी कि जब एग्ज़ाम करीब आ रहा था तो मैं जब एग्ज़ाम करीब आ रहा था तो मैं रोज़ एक आउटलाइन लिख रहा था। वैसे मैं करता था कि हफ्ते में 1 या 2 आउटलाइंस लिख लेता होता था किसी एक टॉपिक के फ्रॉम पास्ट पेपर्स। और यही फार्मूला मैंने लगाया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, causes, argument 1, argument 2, way forward, your central argument, way forward and conclusion। कोई आप टॉपिक पकड़ लें, आप उस पर ये आर्ग्यूमेंट देंगे, ये स्ट्रक्चर देंगे, आपकी आउटलाइन खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगी। कोई आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें, मेक श्योर इस स्ट्रक्चर में आपकी पूरी कीवर्ड्स आ गए, सब आपने हर एंगल से 360 डिग्री एंगल से टॉपिक को एड्रेस कर लिया।
and you're good to go. Your outline could be ready. ठीक है जी. So that was everything that I wanted to share with you about the outline. अब अगले में हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन और बॉडी ऐसे की बॉडी के बारे में बात करेंगे. एज ए समरी कुछ टेक अवेज़ हैं. याद रखें कि ज़्यादा लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं करते. तो कीवर्ड्स लिखें, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें, आउटलाइन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं. जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया है ये शेयर करें. रिकमेंडेशन ज़रूर दें, वे फॉरवर्ड. दोनों साइड्स को आर्ग्यू करें जी. एक साइड को प्लीज़ नहीं आर्ग्यू करना वरना काफ़ी पीनलाइज हो जाएंगे. और ये स्ट्रक्चर अप्लाई करें. लेंथ याद रखें, 14 to 15 पेजेस क्रॉस कर लें तो आइडियल हो जाएगा. हेडिंग्स बॉडी में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आउटलाइन में होनी चाहिए. ठीक है जी. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. I've shared some outlines in the description. I've shared the Facebook page as well. Please आप वो भी देख लीजिएगा. और other than that, I hope your prep is going well. I hope all of you are keeping safe from corona. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए जी. Remember my family and me in your prayers, and see you all next time inshallah.